Hello dear students, good morning. Welcome to Shri Physics and Biology classes. This is Bhavna here with a new lecture series in 9th Biology. Topic is same, chapter is same, the fundamental unit of life, and the topic is components of cell. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में. लास्ट वीडियो में हमने आपको सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था. आज हम न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. क्या है न्यूक्लियस? इसके अंदर केमिकल कंपोजिशंस कह सकते हैं कि ये केमिकल कंपोजिशंस का बना हुआ है. केमिकल कंपोजिशंस इसमें पाए जाते हैं. ठीक है. तो और ये क्या है? डबल लेयर्ड कवरिंग है. जो न्यूक्लियस है इसमें केमिकल कंपोजिशंस पाए जाते हैं. ठीक. नेक्स्ट थिंग है कि ये डबल लेयर्ड कवरिंग से कवर्ड होता है. न्यूक्लियस में क्या है? डबल लेयर्ड कवरिंग है. डबल लेयर्ड कवरिंग से कवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स होते हैं. पोर्स क्यों होते हैं? जो कि मटेरियल को अंदर और बाहर आने में मतलब मदद करते हैं. जैसे कि हम बात कर लेते हैं इस तरह का. अगर कोई इस तरह का स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या है? ये जो पोर्स हैं ये अलाउ करेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड टू. तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है? पोरस होती है. हैज पोर्स. किस लिए? टू ट्रांसफर द मटेरियल. टू ट्रांसफर द मटेरियल inside and outside too. ठीक है. न्यूक्लियस जो होता है इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. ठीक है. जो कि रॉड शेप के स्ट्रक्चर के होते हैं जो बाद में क्या है? बाद में डिवाइड करते हैं. और मतलब आप ये समझिए कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इन्हीं में पाए जाते हैं. तो न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स. अब क्रोमोसोम्स क्या है? कंटेन इंफॉर्मेशन. कौन सी इंफॉर्मेशन? जो कि ट्रांसफर होनी है एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन फॉर इनहेरिटेंस. मीन्स मैसेज पहुंचाना है. इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है. अब ये किसके कारण हो रहा है? जब हम बात कर रहे हैं कि इनके अंदर ये जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन रखते हैं, ये सारी चीजें जो हैं क्या है? ये डीएनए जो है डीएनए मॉलिक्यूल के रूप में. यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो है वो कौन प्ले कर रहा है? डीएनए, जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. ये जो है ये अपना एक रोल जो है प्ले करता है. मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं और प्रोटीन होते हैं. अब हम बात कर रहे हैं जब क्रोमोसोम्स की, तो ये किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन्स के बने होते हैं ये, है ना. और ये क्या रखते हैं? इंफॉर्मेशन रखते हैं जो कि एक पूरी की पूरी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने में या ऑर्गेनाइजिंग करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्पफुल होते हैं, है ना. तो क्या करते हैं ये? इंफॉर्मेशन कंटेन इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज अ बॉडी और सेल.
भाई पूरे बॉडी बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होते हैं, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मैंने आपको बताया डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और ये सारी की सारी ऐसी इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, जो डीएनए होता है, डीएनए इज प्रेजेंट पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का। इतनी सी बात अगर आपने जान ली तो बाकी की चीज़ आपके सामने क्लियर है। न्यूक्लियस जो होता है सेंट्रल रोल अदा करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में, है ना। इसका जो रोल होता है वो क्या होता है? सेंट्रल रोल होता है, मतलब कि एक कह सकते हैं एक मुख्य भूमिका निभाता है। प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। ये हो गई एक बात। और क्या करता है ये, जो क्रूशियल पार्ट भी प्ले करता है ये, अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट डिटरमाइनिंग द वे ऑफ सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट एग्जिबिट इन द मैच्योरिटी। मतलब टिल मैच्योरिटी एनवायरनमेंट के साथ में ये अपना तालमेल बनाए रखता है। कोऑर्डिनेट विद coordinate with environment for a cell or organism till maturity। ये हो गई एक बात। अब हम जैसे कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हैं, इनमें क्या है, पुअरली डिफाइंड पाया जाता है या कहीं कहीं बार पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट पाई जाती हैं। Like bacteria, some organisms lack nucleus। न्यूक्लियस इनमें नहीं पाया जाता, या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। वो होता है न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पे डिपेंड कर रही हैं, है ना। तो जो सेल होते हैं जिनमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती उनको तो हम कहते हैं प्रोकैरियोट, ठीक है। उनको हम कह रहे हैं प्रोकैरियोट्स। और सेल विथ न्यूक्लियस वो क्या है? यूकैरियोट्स। नेक्स्ट कंपोनेंट हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्म। क्या है साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म जो है, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एनक्लोज होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, है ना। मेम्ब्रेन के अंदर जब पाए जाएंगे तो साइटोप्लाज्म किसके अंदर पाए जा रहे हैं? साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। सिंपली इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। ऑल्सो कंटेन सम स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल, है ना। और वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड परफॉर्म देयर फंक्शन। एक चीज देखने की है इसमें, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंस होता है,
ठीक है, न्यूक्लियस भी एब्सेंस है। और साथ में क्या है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, वो भी एब्सेंस होते हैं, मतलब खुले में पाए जाते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी नहीं पाए जाते ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी नहीं पाए जाते। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं यूकैरियोट्स को, एक तो इनमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये कोई सेल है और इसके आउटर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, तो ये किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। हम वायरसेस को अगर पढ़ लेते हैं, अगर हम इसमें एक, ये जो मैंने आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बताया ना, तो इसमें आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल वायरसेस का ले सकते हो। वायरसेस को अगर हम लेकर चलते हैं तो क्या है, वायरस जो होते हैं इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर द लिविंग बॉडी। इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, ठीक, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। एंड दे अज्यूम एज डेड, इनको हम मरा हुआ ही मानते हैं। कब तक मानते हैं मरा हुआ? जब तक कि ये कोई बॉडी नहीं अपना चूज कर लेता एंटर होने के लिए, अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी, अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी। ठीक है, लिविंग बॉडी में जब तक एंटर नहीं करते तब तक ये डेड ही होते हैं। एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। अब क्या है कि भाई लिविंग बॉडी में एंटर हो गए, उसके बाद ये क्या यूज कर लेते हैं, अपनी सेल मशीनरी का यूज करते हैं, किसके लिए? टू मल्टीप्लाई। अब उस मशीनरी को जो है एनर्जी कौन दे सकता है? वो उस जिस लिविंग बॉडी में गए हैं वो वहाँ का टेम्परेचर दे सकता है, या कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, वो उसको हेल्पफुल कर सकते हैं। तो ये केस वायरसेस के केस में पाया जाता है। अभी भी वायरस का एक टाइम चल रहा है, तो इस चीज़ के लिए भी हमें ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि वायरस जो होता है जीवित नहीं होता। वायरस कहीं भी है पाया जा रहा है, दैट मीन ये हमें भ्रांति रखनी नहीं है एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ साइंस टीचर, कि भाई वायरस है तो जीवित है, हमें छूते ही हमें हो जाएगा, कॉन्टेजियस है वो, ये सब चीज़ें नहीं है। क्या है कि नॉर्मली भी अगर वो या वायरस यहाँ है, सपोज हम कोरोना की वायरस की बात कर लेते हैं, वायरस ही बात कर रहे हैं हम, पर स्पेसिफिक किसी वायरस को नहीं लेते, वो यहाँ रखा हुआ है, तो दैट इज डेड अंटिल, जब तक आप उसको टच करके अपने मुंह को या नाक को हाथ ना लगाओ और इनहेल ना करो, जब तक आपकी बॉडी के अंदर वो नहीं जाता तब तक वो जीवित नहीं होता। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में जाकर वो वर्स इफेक्ट ही दिखाए। अगर उसकी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, उसकी सेल मशीनरी को मल्टीप्लाई होने के लिए उसकी नीड नहीं पूरी हो रही, तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। दैट मीन्स कि ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए क्या है कि अगर हमारी इम्यूनिटी, जहाँ पर बात बार बार लोग कर रहे हैं इम्यूनिटी, व्हाट इज़ दिस इम्यूनिटी? दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में से उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही, हमारी बॉडी सक्षम है अपने आप को बचाने के लिए, तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। जो है वो जैसा है डेड पड़ा हुआ है वैसा ही वो डेड रहेगा। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ इस तरह का सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमने वायरस को टच कर लिया तो वायरस जाकर वो वर्स इफेक्ट ही डालेगा। हमें हमारे लिए ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात है। तो ये हमने साइटोप्लाज्म में देखा। अब हमारे पास कुछ सेल, ये हमने आपको कंपोनेंट्स बताए, ठीक है। अब हमारे पास आती है बात सेल ऑर्गेनेल्स की। हम सेल ऑर्गेनेल्स अगर पढ़ने जा रहे हैं, हम सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं?
उन्हें अपना जो सेल है उसको अपना काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की या बहुत सारे ऑर्गन्स की या बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ना। तो ये सेल जो कंपोनेंट हम इनमें पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा अभी, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स थे। अब हम अगर सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास गोल्जी एपरेटस आ रहा है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स हैं, क्योंकि ये सारे के सारे अपना अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सेल के अंदर। अब हम देख लेते हैं एक सेल ऑर्गेनेल, हम आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आज। तो पहला हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER भी हम इसको कह सकते हैं। ये क्या होता है, लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, लार्ज नेटवर्क में होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट के रूप में पाया जाता है। लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड और वैक्यूल्स के रूप में ये हमें लगता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है इसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कह रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इनके जो सरफेस है उस पर हमको राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, अटैच होते हैं। अगर मैं आपको एक इजी ट्रिक बता देती हूँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमें अगर ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये रफ क्यों है, तो उसके लिए आप इसको राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हो। अपनी टर्म को याद रखने के लिए आप इसको राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह लो, क्योंकि इसकी जो सरफेस होते हैं वहां पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच नहीं होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। मैन्युफैक्चर द प्रोटीन एंड देन सेंड टू द वेरियस प्लेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन देयर नीड। प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और उनको पैक करके रख लेते हैं, पैक करके स्टोर कर लेते हैं। और ट्रांसफर कब करते हैं? व्हेन सेल नीडेड, जब सेल को उसकी आवश्यकता होती है तब वो उसको ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, डिपेंडिंग उसकी नीड पर करता है। फैट मॉलिक्यूल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो फैट मॉलिक्यूल्स को बनाने में हेल्पफुल होते हैं, सिंथेसिस ऑफ फैट मॉलिक्यूल। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बता दिया, मॉलिक्यूल है, लिपिड वगैरह बनाने के काम आते हैं, है ना। और इस तरह से ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस है प्रोटीन और लिपिड बनने का, इसको हम बायोजेनेसिस कहते हैं, बायोजेनेसिस कह रहे हैं, है ना। और जो कुछ प्रोटीन और लिपिड होते हैं ना वो किसकी तरह काम करने लग जाते हैं? सम प्रोटीन्स एंड some proteins and lipids act as enzymes and hormones, enzymes and hormones, enzymes और hormones की तरह वो काम करने लगते हैं। तो ये हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम में ही पाए जाते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ट्रांसपोर्ट का काम होता है मेनली। जब मैंने आपको अभी यहाँ बताया कि नेटवर्क बनाता है, तो नेटवर्क किस लिए बनाता है? टू ट्रांसपोर्ट करना इसका काम है ना। और ये क्या करता है? एक सरफेस प्रोवाइड कराता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। लिवर सेल में जो होता है, एनिमल के जो लिवर सेल हम अपने में भी मान लेते हैं, लिवर सेल
जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वहां पर क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बहुत अच्छा सा काम करता है। किसके लिए, आपको ये चीज याद रखने की है। इन लिवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई द पॉइजन्स एंड ड्रग्स। पॉइजन एंड ड्रग्स, जो एक्स्ट्रा में जो पॉइजन और ड्रग्स हैं या एक्स्ट्रा में जो हम ले रहे हैं, यूरिया ले लिया हमने या किसी भी तरह के रूप से, और जो ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर में चली गई जो नीडेड नहीं है, तो उनको क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो ये इसका एक रोल था। एक रफली मैं आपको बता देती हूँ, जो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसका एक रफ डायग्राम मैं आपको बता दे रही हूँ। वैसे तो आप इसको बुक में देख सकते हैं, पर फिर भी आपकी सपोर्ट के लिए मैं इसको बना दे रही हूँ, क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स और इसकी फॉर्म में होता है, और इसमें जो है एक नेटवर्क इस तरह का बनाते हैं जिसमें वेसिकल्स वगैरह और जो है ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, है ना। तो ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाता है जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस तरह का इसमें पाया जाता है। ये जो है इसमें सिस्टर्ने पाए जाते हैं, और यहाँ पर कुछ न्यूली फॉर्म वेसिकल भी पाए जाते हैं, है ना। इनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं, है ना। ये सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं जो इनमें थोड़ा अलग से पाए जाते हैं। ठीक है, ल्यूमन होता है ये। और ये इसका सिस फेस है, और ये इसका ट्रांस फेस है। ये कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। और बस आपको मैं एक चीज और बता दूं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ में क्या है। ये सपोज स्मूथ होते हैं, इस तरह से इनके सरफेस पे पाए जाते हैं। ये आ गया आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज मैंने आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया, और भी हैं अभी तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और मैंने अभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के बारे में बताया, उनको भी हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं ऑर्गेनेल गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस एक जो वैज्ञानिक थे कैमिलो गोल्जी, उन्होंने दिया था। इसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल अटैच होते हैं, ठीक है, जिनमें सिस्टर्न्स जो हैं कंपोज करते हैं जो, ठीक है, ये कनेक्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से ये कनेक्ट करते हैं। Material synthesized near endoplasmic reticulum is packed and dispatched to the various target inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Golgi apparatus क्या करता है, जो पैक्ड फूड था, पैक्ड फूड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है कहाँ, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ सेल के वेरियस पार्ट्स में ये इसको जो है ट्रांसफर कर रहा है। और साथ में ये क्या कर रहा है, इसका भी यही फंक्शन है कि इसमें स्टोरेज भी है, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट इन द वेसिकल।
जो इसमें वेसिकल पाए जाते हैं वहाँ पर ये क्या कर रहा है, स्टोरेज भी कर ले रहा है कि भाई हमने आधा भेज दिया, आधा हम अपने पास रख लें, पैक्ड करके उसको रख लेता है कि नीड होगी तब उसको सेंड कर देगा। और साथ में क्या करता है ये जो मैंने आपको बताया पैकिंग है, और मॉडिफाई भी कर देता है। भाई जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की ज़रूरत है या प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, तो उनको मॉडिफिकेशन भी उसका ये करता है ना। सम केसेस में हम देख लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है ना, वो सिंपल शुगर से बनी होती है गोल्जी एपरेटस में। तो क्या कर रहा है ये, सिंपल शुगर को क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स में। ठीक, गोल्जी एपरेटस जो है इनमें ऑल्सो इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये और क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जिनको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी लाइसोसोम्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। डायग्राम मैं आपको मेंशन पहले ही कर चुकी हूँ। ये मैंने आपको यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाकर दिखाए थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नेटवर्क फॉर्म में होते हैं और इन दोनों से अटैच होते हैं ये, है ना। मैं आपको एक बार इसको क्लैरिफाई और कर देती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे गोल्जी एपरेटस का है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि थोड़ा सा मेरे को भी ये डाउट हो रहा था, ये अटैच होकर ही गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों एक साथ ही काम करते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर गोल्जी एपरेटस का ये होता है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से इनमें अटैच रहते हैं। ये इस तरह से एक नेटवर्क बनाते हैं। आप क्लियर कट जो है वो बुक में देख सकते हो। तो इस तरह से क्या है, क्योंकि दोनों का काम क्या है, स्टोरेज और पैकिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ फूड है, तो दोनों मिलकर काम करते हैं, है ना। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली एक साथ ही काउंट होता है। दोनों को हम अलग अलग अगर देखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कहीं कहीं पे दिख जाता है हमको। पर बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और ये जो स्ट्रक्चर है गोल्जी एपरेटस का, ये दोनों ही बेसिकली एक साथ में फंक्शन करते हैं। तो मैंने आज आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कुछ कंपोनेंट्स ऑफ सेल और दो ऑर्गेनेल्स हैं दो ऑर्गेनेल्स बताए मैंने आपको, गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के बारे में बताऊंगी, है ना। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आई होप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें और आगे की वीडियोस के लिए अपडेट रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल श्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी क्लासेस।